अगला राजा लिखो अपने कुंभा। अगला राजा कौन है? कुंभा। मैं दो एक बातें लिखता हूं, ये तो लिखो, फिर अपने बात करेंगे आगे। लिखो पिता मोकल। ये 2012 के मेंस में सवाल पूछ लिया था, कुंभा के पिता का नाम बताइए। कुंभा बड़ा राजा भाई, इसके तो मम्मी पापा ही पूछ लेंगे कोई। पिता मोकल और मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। क्या नाम था मम्मी का? सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम मोकल, मम्मी का नाम। जब यहां पे मोकल को कैंप में मारा था झीलवाड़ा में, तो ये कुंभा वही था। तो इनका चाचा मेरा महपा पवार, इनकी प्लानिंग ये थी कि कुंभा को और मारेंगे, पर कुंभा के साथ वाले थे, उनको पता चला कि यार मामला बिगड़ जाएगा, फालतू में कुंभा से और लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने कुंभा को वहां से निकाल दिया। तू चित्तौड़ चल, इनको बाद में देख लेंगे, जो वाह वाह, एक बार ये मामला देखते हैं। तो कुंभा को वहां से झीलवाड़ा से निकाल के कहां भेज दिया गया? चित्तौड़। कुंभा चित्तौड़ आया, कुंभा ने चित्तौड़ आके अपनी दादी को सारी बात बताई। दादी कौन? हंसा भाई। हंसा भाई को आगे बात बताई, भाई दादी ऐसे ऐसे पापा को तो मार दिया। किसने? तो कहा चाचा मेरा और महपा कुंवर। कहां भाग गए? तो वो तो कहां चले गए? मालवा। अब बेचारी हंसा भाई को डर लगे कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पोते को नहीं मार देंगे, और वो तो पोते को भी मार सकते हैं। और उसे लगा कि अब अपने पोते को कौन बचाए। एक बार फिर उसे अपना भाई याद आया, रणमल। उसने रणमल को मैसेज किया कि भैया एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो रणमल दोबारा आगे किसका संरक्षक बनता है? कुंभा का। तो रणमल मेवाड़ के दो राणाओं का संरक्षक बना था, पहले किसका? मोकल का। अब किसका बना? लिखो संरक्षक रणमल। अब रणमल आया, रणमल ने पूछा भाई क्या बात हुई? तो बात बताई, भाई ऐसे ऐसे मोकल झीलवाड़ा गया था अहमद शाह को रोकने के लिए, और अपनी सेना के 3 बंदे, चाचा मेरा और महपा पुंवार, किसको मार गए? कहां भाग गए? मालवा। उन दिनों मालवा में सुल्तान हुआ करता महमूद खिलजी। सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी। तो रणमल ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी, मेरे भांजे के हत्यारे तेरे राज्य में घूम रहे हैं, मोकल के हत्यारे तेरे राज्य में घूम रहे हैं, तू उनको पकड़ के हमें सौंप दे। महमूद खिलजी को लगा मेवाड़ कमजोर हो तो अपने ठीक ही, मेवाड़ के राणा के हत्यारे अपनी तरफ आ रखे हैं, तो अपने इनको पकड़ के क्यों सौंपे? और महमूद खिलजी ने कहा भाई मुझे नहीं पता कहां है। तो रणमल ने कहा पता तो हमें है कहां पे, तू सौंप देगा तो ठीक है, यदि तू नहीं सौंपेगा तो तेरे मार पड़ेगी बाद में, इनको तो हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। महमूद खिलजी ने कहा जो तुम्हारे जी में वो कर लेना, मत इनको नहीं सौंप रहा। तो रणमल ढूंढता है चाचा मेरा को और इनको, और दोनों को मार देता है, चाचा और मेरा को। महपा पंवार कहीं आगे और भाग गया था, महपा पंवार नहीं मरा था, पर दोनों को उसने मार दिया था, चाचा को और। तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का, अब मेवाड़ के राणा को मार दिया गया, और मेवाड़ के राणा का बदला लेने वाला आदमी कौन है? रणमल। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेवाड़ में प्रभाव किसका बढ़ जाएगा? अब वहां मेवाड़ वाले कुंभा के दरबार में 2 गुट बन गए। एक गुट बन गया राठौड़ों का, क्योंकि रणमल के साथ में राठौड़ गए सहायता करने के लिए, और मेवाड़ वाले ऑलरेडी जो कौन थे? सिसोदिया। अच्छा, राठौड़ों का नेता कौन है? रणमल। इन सिसोदियों का नेता था राघव देव। कौन था? चुंडा का भाई है ये। राघव देव कौन है? वो चुंडा जो मालवा चला गया, उसके भाई का नाम क्या है? भाई चुंडा चला गया, भाई बंधु यहीं बैठे, तो राघव देव यहां बैठा। सिसोदियों का नेता कौन? राघव देव। और राठौड़ों का नेता कौन? और प्रभाव किसका बढ़ा हुआ है? रणमल, क्योंकि बदला कौन ले रहा है? रणमल। हुआ क्या था कि भाई जब मोकल की हत्या का बदला ले लेते हैं, उसके बाद रणमल हंसाबाई के पास गया, उसने जाकर दीदी हमने बदला ले लिया, अब मैं जाऊं? तो उसने कहा नहीं, पिछली बार तू गया था और तेरे जाते ही मोकल को मार दिया, इस बार तेरे जाते ही ये कुंभा को और मार देंगे कोई ना कोई, इसलिए थोड़े दिन बैठा रह तू यहाँ पे, तेरे क्या करना वहां जाके? तो उसने कहा पर मेरा भी तो घर परिवार पीछे है, कुछ भाई बंधु तो साथ में है, बाकी तो वहीं बैठे हुए। तो उसने कहा तू घर परिवार को थोड़े दिन यहीं बुला ले, तो थोड़े दिन यहीं रह जाओ, बाद में वहां पे चले जाना। तो रणमल ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, सबको यहीं बुला लिया था। कहते रणमल के 28 भाई और 24 बेटे थे। इस मामले में पहले वाले थोड़े धुरंधर ही थे, तो सारे भाई बंधु यहीं पे रहा करते थे, तो रणमल का प्रभाव अपने आप बढ़ जाएगा, राठौड़ी राठौड़ हो गए चारों तरफ। ये बात अब सिसोदियों को पसंद नहीं आती, तो राघव देव ने 2-3 बार रणमल को कह दिया था कि अतिथि कब जाओगे, और रणमल कहता है अभी कंट्रोल नहीं है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो जाए बाद में जाएंगे। एक दिन राघव देव को गुस्सा आया, राघव देव ने गला वाला पकड़ने की कोशिश कर ली रणमल। क्या तरीका है, यहाँ के बैठ गए, खुद के खाने के दाने नहीं है वहां पे मारवाड़ में, तो यहाँ के मेवाड़ में मजे लूटते रहते हो, सहायता के लिए बुलाए थे, जाओ अब तुम्हारे घर पे। तो रणमल को बहुत बुरा लगा, रणमल ने अपने भाइयों को, बेटों को कहा इसको साइड में लो रे थोड़ा। वो बाहर बैठे पड़े जो राघव देव को मार दिया। किसको मार दिया? अब 2 गुट थे, एक सिसोदियों का गुट, उसका नेता कौन था? राघव। अब नेता ही मर गया, तब तो गुट ही खत्म, अब तो पूरी तरीके से किसकी चले मेवाड़ में? लिख लो, रणमल ने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। अब रणमल का एस वहां पे, जैसे रणमल के वैसे हो। भाई रणमल कुंभा के तो पापा का भी मामा था, है ना?
भाई कुंभा राजा है, कुंभा के पिताजी थे मोकल, और उनका मामा कौन लगता है? रणमल। तो कुंभा तो क्या ही कहेगा रणमल को किसी बात के लिए, कैसे रोक टोक सकता है? फिर हंसाबाई का भाई है, हंसाबाई बैठे हैं अभी तक, तो वैसे भी कुंभा क्या बोलेगी, दादी का भाई बैठा हुआ अपने तो यहाँ पे, तो रणमल जैसे कहे वैसे हो। यहां जब रणमल रहता था तो रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली। क्या नाम था? बारमली। रणमल के मन में और कई प्लानिंग चले। एक दिन रणमल को शाम को बाहर से थोड़े पैक वेक लेके आया कोई, और उसने आके बारमली को एक बात कही। वो गीत गाता हुआ आया बाहर से, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने पूछा कैसे, मेरे को रानी कैसे कर सकते हो आप तो मुझे इस धरती कैसे कर सकते हो, आप रानी बनाओगे तो मारवाड़ की रानी बनाओगे तो मेवाड़। रणमल का चो किसी को बताएगी नहीं। बारमली ने कहा पक्का, एकदम टॉप सीक्रेट है काम, मैं अब कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? रणमल ने कहा मैं अब कुंभा को मारूंगा, और कुंभा को मार के मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू मेवाड़ की रानी, मजे करना ऐश करना। तो बारमलिन का पर कुंभा तो आपकी बहन का पोता है, कुंभा तो आपके भांजे का बेटा है, और कुंभा को बचाने के लिए आपको बुलाया हुआ है, और आप कह रहे हो मैं कुंभा को मारूंगा। उसने कहा बस चुप, ये बात बाहर है। पर बेचारी बारमली मेवाड़ की थी, वो मेवाड़ अपने देश से सच्ची मोहब्बत किया करती, राष्ट्रवाद उसकी नसों में कूट कूट के भरा हुआ था। और वो अगले दिन गई हंसाबाई के पास। किसके पास गई? और उसने हंसाबाई जाकर, हंसाबाई मुझे नहीं पता आप इस बात पे क्या रिएक्ट करोगे, पर मैं आपको एक बात बता रही हूं कि आपका भाई रणमल आपके पोते कुंभा को मारेगा। और हंसाबाई ने कहा क्या बकवास करती है फालतू की, मेरा भाई ऐसे नहीं कर ही नहीं सकता, और मेरे भाई पे फालतू के इल्जाम लगा रही। उसने कहा मैं कह रही हूं ना आपको जो इंतजाम करने वो कर लो, मैं अब भी आपको वार्निंग दे रही हूं, आपका भाई कभी भी आपके पोते को मार सकता है। तुझे किसने बताया, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा मुझे पता है, और किसको पता चलेगा, मैं जान सकती हूं इस बारे में। तो अब जानते हंसाबाई भी थी कि अपना भाई है तो इस प्रकार का ही, और पंगा ले तो सकता है इस प्रकार का, पर अब हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को बुला के कहे कि रणमल प्लीज मेरे पोते को मत मारना, तो रणमल परसों मारता कल मारे, है ना। गांव में पागल आदमी था कोई एक, और वो आता जाता कभी बच्चों को पीट देता, कभी महिलाएं पानी भरने के लिए जाती उनके मटके गिरा दिया करता, कभी कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा था उनकी लाठियां खींच लिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग कर, पागल आदमी बाकी सब कुछ ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो दिमाग में नहीं था। ये आइडिया सही दिया आपने। तो गांव वाली भाषा में कहते हैं काला काला गांव मत बालजे। काला काला मतलब पागल आदमी, कि काला काला गांव मत बालजे, बालना मतलब जला देना, कि यह पागल आदमी गांव मत जला देना। तो उसने रिप्लाई किया कि भलो चेतायो, ठीक याद दिलाया आपने, अब की बार मैं ये कर लूंगा काम। तब रणमल तो वैसा पागल आदमी है कि आप कहो कि कुंभा को मत मारना तो 6 महीने बाद मारता, पर कल मार के जाए, परसों मार के जाए। तो हंसाबाई को लगा अब कौन बचाए, तो हंसाबाई को वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? और उसने चुंडा के पास मैसेज किया, कहीं से जियो सिम के नंबर कबाड़े, सिम चेंज कर ली उसने मालवा जाते, और कहा चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, कौन से घरों में लड़ाई नहीं होती, बर्तन पास पास में रहते हैं तो खड़कते ही है, और मैं तो आपकी सोतेली माँ और थी, लोग कितने ताने देते हैं मेरे को कि माँ सोतेली थी इसलिए बेटे को संभाल नहीं पाई, और बेटे को घर से भगा दिया, और प्लीज आप वापस आ जाओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद मालवा में नरेगा पे जॉब करते करते तंग आ गए, और चुंडा जी ने वापस कहा आना कब है आप तो ये बताओ। उसने कहा सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ आप। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन के आए मेवाड़। आगे पूछा भाई क्या हुआ, क्या बात हुई, तो पता चला कि साहब आप गए थे यहाँ से, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल को बुलाने के बाद रणमल यहाँ पर कुछ दिन रहा, व्यवस्था संभाली, फिर रणमल चला गया, हमने रणमल को मारवाड़ का राजा बनवाया, पर मोकल को चाचा मेरा और महपा कुमार ने मार दिया, इसलिए रणमल वापस आया। इसने चाचा मेरा को मार दिया, लेकिन इसने राघव देव को भी मार दिया, और अब किसको मारना चाहता है, और कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करना चाहता है। चुंडा ने कहा ऐसा कैसे कब्जा कर सकता है, गोहिलों का मेवाड़, कोई आनिया बानिया की कैसे कब्जा कर ले इस प्रकार से, अब करना क्या ये बताओ। तो कहा अब तो रणमल को मारना पड़ेगा। रणमल कुंभा को मारे इससे पहले किसको मार दो, रणमल। पर रणमल को मारे कौन? रणमल भयंकर डाकी टाइप का आदमी था, 7-1 फीट की हाइट थी उसकी, यूं को 2 क्विंटल का वजन था, काला कोजा भूंडा, यूं टाबर देख ले तो कालजा फट जाए। रणमल ऐसा आदमी था एकदम, मतलब 5-7 जने जाए तो रणमल बिड़ा बिड़ा के मार दे, इतना ताकतवर था रणमल। तो कहा इसको मारेगा कौन? तो एक बार फिर बारमली को याद किया गया, और कहा कि बारमली देश के लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। बारमली ने कहा कि देखो करना क्या, पहले काम बताओ मुझे। कहा रणमल जब शाम को आए तो शराब पिला के टल्ली कर देना, और शराब के नशे में जब होगा तब हम उसको मार लेंगे। बारमली ने कहा देखो वैसे तो मैं उससे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ,
पर आप जब ज्यादा ही कह रहे हो तो देश के लिए दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। उस दिन रणमल जी जैसे घर पे गए, कोई बाहर से एक आधा पेक रणमल जी लेके गए होंगे, और जाते बारमली खाना लिया। बारमली का ये क्या तरीका है, डेली डेली बाहर तो 2 पेक ले लेते हो, कभी मेरे साथ ही पी लिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं लगी, खोल बोतल खोल तू आज। अब रणमल जी की क्या असर होता है एक आधी बोतल में, डाकी टाइप का आदमी था, उन्होंने 2.5-3 बोतलें खाली की, और बारमली बड़े बड़े पैक बनाए, लो एक मेरे नाम का। एक बोतल खाली हो गई तो उसने कहा मैं कब डेली डेली कहती हूँ, एक तो और खोलेंगे आज तो। 2.5-3 बोतल में जाकर रणमल जी का असर हुआ तो 4 पाई भी गिर गए। कहते रणमल इतना लंबा था कि उसके पैर 4 पाई से नीचे लटकते थे। अब वो जैसे बेहोश होके गिरे उस पे, बारमली ने सिसोदिए पास में खड़े थे चुंडार, उनको कहा गया जो। अब उनको फिर भी डर लगे कि डाकी खड़ा हो गया तो उनका पानी के छिंटे विंटे मार के देख होश नहीं हो इसको, कहीं पानी के छिंटे विंटे मारे, पैर वेर यूं हाथ वाथ पकड़ के हिलाए उसके, का कोई होश नहीं है। तो धीरे धीरे पास में पहले आगे बांधा उसको चारपाई पे कि खड़ा नहीं हो जाएगा, हाथ बांधे पैर बांधे। फिर एक आदमी छाती पे बैठा चाकू लेके उसे चाकू दिए। कहते रणमल में इतना जोर था कि जब उसके 2-4 चाकू लगे तो उसको होश आ गया। चाकू लगते बंदे की आंख खुल गई और दारू वारू उड़ गई उसकी पूरी वो। और वो इतना ताकतवर आदमी था कि उसके पैर नीचे लटक रहे थे, तो उसने अपने पैर धरती पे टिकाए और चारपाई समेत खड़ा हो गया था। और वो आदमी जो उसको मार रहा था उसके दीवार के भिड़ा के मार दिया था उसने। और ये बाकी वाले ज्यादा थे, 20-25 लोग थे, तलवार भाले लिए हुए थे, किसी ने तलवार की दी, किसी ने भाले, किसी ने लठ की दी, रणमल जी को मार दिया। तो रणमल जी को मारने के लिए वापस किसको बुलाया गया था, चुंडा को। और रणमल को किसकी सहायता से मार दिया, देखो चुंडा को मालवा से वापस बुलाया गया। चुंडा वॉज कॉल्ड बैक फ्रॉम मालवा, भारमली की सहायता से, विद हेल्प ऑफ भारमली रणमल को मार दिया गया। रणमल वॉज मर्डर्ड। अच्छा, उस दिन चुंडा की ये प्लानिंग थी कि रणमल नहीं, ये जितने राठौड़ आए हुए हैं सबको मार दो आज। ये बड़े यहां पे मेवाड़ में आके दादागिरी करते हैं। रणमल के जो बेटे थे उनका नाम था जोधा। क्या नाम था, तो रणमल के बेटे, रणमल के भाई, ये सारे पास में कोई महल और पड़ता था चित्तौड़ का, ऊपर किला, किले के नीचे वाली साइड में कोई महल था, और उस महल के अंदर बैठे बैठे डांस देख रहे थे। भाई बाप की चले तो अपने डांस ही देखेंगे और क्या करेंगे। तो डांसर मेवाड़ वालों की, पैसे मेवाड़ वालों के, आपको तो केवल उड़ाने हैं। वहां बैठे बैठे ये डांस देख रहे थे। और वो जो संगीतकार था बेचारा, वो संगीतकार मारवाड़ का था। और उस संगीतकार को न्यूज मिली कि चित्तौड़ के किले में ऊपर रणमल जी को मार दिया गया है, और अब जोधा को, इसके भाइयों को, इसके चाचा ताऊओं को मारने के लिए सिसोदिए नीचे आ रहे हैं चुंडा के नेतृत्व में, और इन सबको एक साथ ही मारेंगे। ये सारे एक ही महल में थे, तो एक महल में राठौड़ों को सबको मार दो। वो बेचारा जो संगीतकार था उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर। जोधा के भाइयों ने चप्पलें हाथ में ली। चुंडा ने कहा इनका पीछा करो, आज सबको पकड़ के मारेंगे। पर बंदे को जब पता हो कि पीछे मौत है तो बंदे के पैर नहीं मंडते। मतलब उस दिन यदि कोई दौड़ के पैमाने होते तो उसेन बोल्ट पीछे था, और ये ठेठ भागे। जो बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी, कौन सा गांव पड़ता था, काहुनी नाम का गांव पड़ता था। वहां जाकर पीछे मुड़ के देखा कि आ तो नहीं रहा कोई पीछे की नहीं है, वहां जाके रुके थे। लिखो, चुंडा ने कई देर तो पीछा किया, फिर लगा भागने दो, गए तो गए, और अपने तो मारवाड़ पे कब्जा कर लो। कहां पे कब्जा कर लो भाई, राठौड़ों का राज्य कौन सा था, मारवाड़, और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। रणमल की राजधानी कौन सी हुआ करती, तो चुंडा ने ये गए रणों जाके कहां पर कब्जा कर लिया, मंडोर। लिख लो, चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। राठौड़ों की कौन सी राजधानी पर अधिकार कर लिया। अब भाई जोधा तो यहां से निकाल दिया। ये 1438 के आसपास की बातें हैं। कब की बातें, 1438 के आसपास। 15 साल लगे, 15 साल तक जोधा बेचारा अपनी सेना बना के मंडोर पर हमला करे, और मंडोर में सिसोदिए पहले से तैयार बैठे, राठौड़ों को हरा के भगा दे वापस। जोधा फिर इधर उधर से अपनी सेना बना बुनू के लेके आए, थोड़े दिनों वापस अटैक करे मंडोर पे, इस बार फिर हरा दे, फिर भगा दे यहां से। इन बिटवीन, इन सालों में जब वो हमले कर रहा था, एक दिन एक हमले के अंदर जोधा बहुत ज्यादा घायल हुआ। घायल होने के बाद खून में लथपथ वो वापस निकल रहा था युद्ध से। जब वापस जा रहा था अकेला पड़ गया, साथ में दूसरे वाले सैनिक इधर उधर हो गए, और अकेला घायल हुआ घोड़े पर जाए और प्यास लग गई। ये मारवाड़ का देश, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पिए। और जोधा को लगा युद्ध में तो नहीं मरे पर आज प्यास से मर जाएंगे। और उसे दिखा कि दूर किसी एक किसान के खेत में एक झोंपड़ी दिखाई थी। उसे लगा यार जहां झोंपड़ी है वहां पक्का ना पक्का कोई मिनक होगा, और मिनक है तो अपने को पानी तो मिल ही जाएगा। तो जोधा ने अपना घोड़ा जो था उधर झोंपड़ी की तरफ दौड़ाया,
लेकिन वहां झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले पहले जोधा घोड़े पर ही घायल होकर गिर गया, बेहोशी हो गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था जो झोंपड़ी के पास में जाके रुक गया। वो जिस किसान का खेत था, जिस किसान की झोंपड़ी थी, वो किसान तो घर पे था नहीं, उसकी वाइफ घर पे थी। उसने बाहर निकल के देखा कि घोड़ा रुका हुआ है, सैनिक ऊपर बेहोश पड़ा है, खून में लथपथ है। वो समझ गई कि कोई घायल पानी पीने के लिए आया, रास्ते में बेहोश हो गया। उसने जोधा को नीचे खींच के उतारा, खींच के छाया में लेके गई, हवा हुआ डाली, थोड़ी पानी के छिंटे विंटे मारे, तो उसको थोड़ा होश आया। होश आया तो पानी का गिलास लिए बैठती, उसने पानी पिलाया। पानी पिया, थोड़ी शरीर में एनर्जी फील हुई। एनर्जी फील, उसने कहा थैंक यू, मैं तो पानी पीने के लिए आपकी तरफ आ रहा था और पता नहीं कैसे बेहोश हो गया इस पे। उसने कहा हाँ, वो तेरा घोड़ा यहीं आके रुक गया था और मुझे लग गया था तू पानी पीने के लिए आया, इसलिए तेरे को पानी पिलाया। तो जोधा खड़ा हुआ, उसने कहा ठीक है, तो आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद आपको खूब सारा। राजस्थान में अभी तक रिवाज है, गांव में तो विशेषकर रिवाज है कि घर पे आया हुआ आदमी भूखा तो नहीं जाना चाहिए ना। शहर वाले तो बदमाश हो गए थोड़े आजकल, शहर वाले तो पूछ लेते हैं कि खा के आए हो, जाके खाओगे, है ना। पर गांव में अभी तक भी आदमी आया हुआ भूखा नहीं जाए, भाई कितने बजे भी आ जाए, खाना तो उसके लिए बनाती है। तो उसने बेचारी महिला ने पूछा कि खाना खा ले, तो जोधा भूखा तो था ही, तो उसने कहा कि हाँ खा लूंगा। और अपने खाने के लिए मना नहीं करते, गांव में कहते हो रहे अन्न है, मना नहीं करना अन्न को। अब था क्या कि कहीं कहीं मिलता था, तो अपने वालों ने यूं बना लिए कि भाई मना तो नहीं करना, मना कर दिया तो आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जोधा ने कहा खाना तो खा लूंगा। तो उस महिला ने बनाया खींचड़ा। क्या बनाया? खींचड़ा जानते हो? खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो आपके बीमार खाते हैं। खिचड़ा, खिचड़े तो पहले यूं बारात आती तो बारात को खिचड़ा ही खिलाते थे। तो उसने खिचड़ा बनाया, थाली भर के एकदम खिचड़ा रखा जोधा के सामने, बीचों बीच डाला खूब सारा घी, गांव में घी खूब सारा होता है, बीच में घी डाला और जोधा का भाई जीम ले। जोधा ने घी कई दिन बाद देखा था, तो घी देखते जोधा का जी ललचाया, तो बीच में हाथ डाला, एकदम बीच में हाथ डालते हाथ जल गए। तो उसने यूं यूं किया, तो महिला पास में बैठी थी और उसने कहा कि तू जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है? उसने कहा मूर्ख ही है, और क्या है? तो हमेशा आके बीचों बीच मंडोर पर आक्रमण करता है, यहां आक्रमण करता है हार के भाग जाता है, फिर यहां आक्रमण करता है हार के भाग जाता है। तो माई जोधा को अटैक कहां करना चाहिए कि गांव जीते साइड साइड से, 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 10 गांव जीते, धीरे धीरे करके मंडोर आएगा। अब बीचों बीच अटैक करोगे, सिसोदिया बीचों बीच तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, यहां पर कैसे जीतने देंगे? गांव में सिसोदिया थोड़ी बैठे हैं, गांव गांव जीतने शुरू करेंगे, धीरे धीरे मंडोर आ जाएगा। फिर कहा तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ा खाना भी नहीं आता, साइड साइड से खा, घी बाद में आएगा। उस दिन जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है, खिचड़ा। खिचड़ा खाना भी तो नहीं आ रहा था। अब भाई जोधा जी ने साइडों में से गांव जीतने शुरू किए, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, धीरे धीरे करता करता अब कहां पर अटैक किया? मंडोर जीत लिया। क्या जीत लिया? अब जैसे मंडोर पे कब्जा किया, सिसोदियों को भगाया यहां से और सिसोदियों को भगा के मंडोर पर कब्जा किया। तो ये समाचार मिले मेवाड़। मेवाड़ के राणा जी कौन है? कुंभा। कुंभा को पता चला कि अपने हाथ से मंडोर निकल गया और मंडोर पे वापस किसने कब्जा कर लिया? जोधा। तो कुंभा ने कहा सेना लगाओ, वापस सेना भेजो और अपना मंडोर जीतो, जोधा को भगाओ वहां से। तो जोधा हंसाबाई के पास मैसेज करवाता है और उसने कहा बुआ जी पहली बात तो मेरी गलती नहीं थी, जो भी आपकी मेवाड़ में गलती थी वो पापा की थी, और फिर भी मान लो हमारी गलती थी भी सबकी, तो हम भुगत लिए। 15 साल हो गए हमें भुगतते हुए, और अब हमने मंडोर पर कब्जा कर लिया, और अब हमारे हाथ से मंडोर आप कैसे भी नहीं छीन सकते। अब यदि आप हमला भी करोगे तो हम ताकतवर, हम बराबर में लड़ाई कर लेंगे, पर ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी? ऐसे आपके आदमी मर रहे, हमारे आदमी मर रहे, कहीं ना कहीं तो लड़ाइयों का अच्छे आता है, कहीं ना कहीं लड़ाइयां तो समाप्त होती है जाके। और अब ये बंद कर दो, जो हो गया वो हो गया, अब भूल जाओ इस बात को। हंसाबाई को भी लगा कि बात सही है तो अपना ही भतीजा वो भी, और उसने कुंभा को कहा कि भाई बंद कर दो लड़ाई, आपस में रिश्तेदार तो हुई, छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। तो कुंभा ने कहा भाई ठीक है, जोधा अपना मारवाड़ रख लेगा, हम अपना क्या रख लेंगे? मेवाड़। तो जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है, आंवल बांवल की संधि। कौन सी होती है? आप लिखो फिर मैं और समझाता हूं। ट्रीटी ऑफ आंवल बांवल। किस किस के बीच में बताओ देखे? कुंभा और जोधा। कौन सी संधि हुई? आंवल बांवल। एक बार आप लिखो 2 बातें, फिर मैं लिखवाता हूं आगे। इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी, इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया, मारवाड़ वॉज गिवन बैक टू जोधा, तथा सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत पाली में एक जगह पड़ती है, तथा सोजत को मारवाड़ तथा मेवाड़ की सीमा बनाया गया। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सुनो देखो, इतने दिन तक क्या था? इतने दिन तक मेवाड़, मेवाड़ पे किसका कब्जा है? कुंभा।
और पास में पड़ता है आपका मारवाड़, और मारवाड़ पे भी किसने कब्जा कर रखा है? कुंभा। तो दोनों जगह किसके पास में थी? कुंभा। अब कहा भाई एक जगह किसको देनी है अपने को? जोधा को। तो क्या मेवाड़ और मारवाड़ का बंटवारा कहां से करें? तो कहा गया कि भाई जहां जहां तक हरियाली है उसको तो मान लिया जाए मेवाड़, जहां जहां तक हरियाली है उसको तो क्या मान लिया जाए? मेवाड़। और जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है उसको मान लिया जाए मारवाड़। तो हरियाली का मतलब, तो मेवाड़ में एक झाड़ी होती है, हरी भरी झाड़ी, जिस झाड़ी का नाम है आंवड़। क्या नाम होता है? छोटा सा झाड़ी नुमा एक पौधा होता है आंवड़ नाम का, कि जहां तक आंवड़ होते हैं, जहां तक हरी भरी झाड़ियां होती है उसको तो क्या माना जाए? मेवाड़। पश्चिमी राजस्थान में अपने एक और पेड़ होता है बबूल। बबूल होता है बबूल, या आप एक शब्द और बोलते हो बबूल, किंकर। किंकर तो जाने हो, और अपने लोकल भाषा में बावलिया। तो बावलिया कह दो, बबूल कह दो, या क्या कह दो? किंकर। तो जहां तक हरी भरी आंवड़ होती है वो तो क्या है? मेवाड़। जहां से आगे बावलिए शुरू होते हैं, बबूल शुरू होते हैं, किंकर शुरू होती है, उसको क्या मान लिया जाए? मारवाड़। और ये बाउंड्री आ रही थी बीच में सोदत। क्या आ रही थी? तो कहा जहां जहां तक आंवड़ है वो तो हो गया मेवाड़, जहां से आगे बावलिए शुरू हो जाते हैं वो क्या हो जाती है? मारवाड़। तो मेवाड़ रख लिया जाएगा कुंभा द्वारा, और मारवाड़ किसको दे दिया जाएगा? जोधा को। और इसकी बाउंड्री बीच में से क्या हो जाएगी? पहले पड़ गई। तो कौन सी संधि द्वारा जोधा को वापस उसका राज्य दे दिया गया? आंवड़ बावड़ की संधि। कब हुई थी? ये सारी घटनाएं फ्लैशबैक में, कि मोकल मरा, और मोकल के मरने के बाद में जो जो बातें हुई वो ये थी। मैंने बताया था मोकल को मारने के बाद चाचा मेरा और महपा कुंवर कहां भाग गए थे? कहां भागे? मालवा। मैंने बताया था रणमल जब आया तो उसने मालवा के एक सुल्तान से बातचीत की। मालवा का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी। और उसने महमूद खिलजी कहा था भाई हमारे हत्यारे हमें सौंप दे। महमूद खिलजी दो हुए थे वहां पर, तो यह हो गया उनका महमूद खिलजी फर्स्ट। उसने महमूद खिलजी कहा था भाई तू हमारा बंदा हमें सौंप दे। पर महमूद खिलजी ने तब उन्हें सौंपने से क्या कर दिया था? मना। तो जब चाचा और मेरा को रणमल मार देता है उसके बाद रणमल ने कहा अब अपने मालवा पर अटैक करेंगे। कहां पर अटैक करेंगे? तो मालवा वालों के साथ में जो कुंभा का युद्ध हुआ था वो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सारंगपुर। कौन सी जगह? तो हेडिंग डालो सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में? कुंभा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा? मालवा। सारंगपुर भी कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ युद्ध? ये 1400 से। लिख लो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण एक नंबर लगा के लिखो। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, सही बात है। महमूद खिलजी गिव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। एक बात और, मालवा में एक हमने अभी सुल्तान का नाम पढ़ा, होसंग शाह। कौन सा सुल्तान? होसंग शाह के मरने के बाद में वहां दो बंदे दावेदार बन गए कि हम राजा बनेंगे। एक तो ये महमूद खिलजी, ये कहता है मैं राजा बनूंगा। एक बंदा और था, उसका नाम था उमर खान। क्या नाम था? और उमर खान का करना था कि भाई राजा मैं बनूंगा। पर राजा बन गया कौन? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी बन गया तो उमर खान भाग के आ गया कुंभा के पास। उमर खान भाग के किसके पास आ गया? और उसने कुंभा को कहा कि भाई कुंभा, मैं मालवा में राजा बनना चाहता हूं, लेकिन महमूद खिलजी ने मुझे राजा नहीं बनने दिया, वो खुद राजा बन गया, तू मेरी सहायता कर। तो कुंभा ने कहा पूरा तन मन धन से सहयोग है, लड़ तू जाके। इसलिए उमर खान गया, और उमर खान ने जाके मालवा के एक पार्ट पे कब्जा कर लिया। और मालवा का वो जो पार्ट था उस जगह का नाम है सारंगपुर। कौन सी जगह पे कब्जा कर लिया उसने? तो बेचारा महमूद खिलजी को लगा मेरे मालवा पे दूसरा कब्जा कैसे कर सकता है। तो महमूद खिलजी ने सारंगपुर पर हमला किया। क्यों करेगा सारंगपुर पर हमला? क्योंकि सारंगपुर पे कब्जा किसने कर रखा है? उमर खान। उमर खान किसके पीछे कूद रहा है? तो उसने कुंभा कहा कि भाई यूनिवर्सिटी गेट पर लड़ाई होगी, फटाफट आ जा। तो उसने कुंभा कहा भाई महमूद खिलजी सारंगपुर छुड़वाने के लिए आ रहा है मेरे से। तो कुंभा बाद में सारंगपुर जाता है, महमूद खिलजी से लड़ाई करता है, और महमूद खिलजी को इस युद्ध में हरा देता है। तो महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में इसलिए भी नहीं बन रही क्योंकि कुंभा ने महमूद खिलजी के एक विद्रोही को शरण दे रखी है। विद्रोही कौन है? देखो, कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान को शरण दी थी, या उमर खान की सहायता की थी, लिखो ज्यादा अच्छा शब्द होगा। कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता की थी। कुंभा हेल्प्ड उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। इसी में कंटिन्यू करना। तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था, एंड उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। उमर खान ने सारंगपुर पर क्या कर लिया था? युद्ध हुआ, युद्ध में कुंभा जीता, और कुंभा ने जीतने के बाद में इस युद्ध की याद में चित्तौड़ के किले में बनवाया विजय स्तंभ। क्या बनवाया? लिख लो, लाइन चेंज करके लिखो, दो कारण हो गए, अलग से लाइन चेंज करके लिखो। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई, कुंभा वॉन दिस बैटल। तथा इस जीत की याद में, एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, तथा इस जीत की याद में, एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री, कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़।
अपने नागौर में एक राजा हुआ करता, इसका नाम था फिरोज खान। क्या नाम था? फिरोज जब मरा नागौर के अंदर, तो इसका भाई और इसका बेटा आपस में लड़ लिए राजा बनने के लिए। फिरोज के बेटे का नाम था शम्स खां। क्या नाम था? तो शम्स खान ने कहा मैं राजा बनूंगा, पर शम्स खान के चाचा ने कहा भाई तू नहीं बनेगा, पहले मैं बनूंगा। और चाचा का नाम था मुजाहिद खान। क्या नाम था? तो नागौर में कौन कौन दो बंदे राजा बनने के लड़ रहे? शम्स खान और राजा बन गया मुजाहिद खान। चाचा जी राजा बन गए। राजा कौन बन जाता? तो बेरोजगार कौन हो गया? शम्स खान बेरोजगार हो गया। तो शम्स खान भाग के कुंभा के पास आया और उसने कुंभा को कहा कि भाई कुंभा तू मेरी हेल्प कर और तू मेरे चाचा को हटा के मेरे को राजा बना दे। तो कुंभा मेवाड़ से आया नागौर, उसने मुजाहिद खान को हराया और मुजाहिद खान को हरा के राजा किसको बना दिया? और उसने शम्स खान कहा कि तू अब मेरे को टैक्स देगा, तू मेरा सामंत है। तू मेरा क्या है? सामंत। भाई कोई बड़ी शक्ति होती है, छोटी शक्ति को अपना सामंत बना लेती है। तो शम्स खान किसको टैक्स दिया करता? कुंभा। अब उसने साल 2 साल तो टैक्स दिए, बाद में शम्स खान ने कुंभा को टैक्स देने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं दे रहा, जो तेरे जी में है वो कर लेना। तो कुंभा ने कहा रुक, फिर वहीं रुकना, तू वहीं रहना एक बार। कुंभा मेवाड़ से आया, शम्स खान को लगा पार पड़ेगी नहीं, छोटी मोटी लड़ाई की, कुंभा ने शम्स खान को हरा दिया, नागौर पे कब्जा करता है इधर, और शम्स खान भाग के चला जाता गुजरात। भाग के कहां चला जाता? गुजरात का जो उन दिनों सुल्तान था, उस सुल्तान का नाम था कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का सुल्तान है। शम्स खान कुतुबुद्दीन शाह के पास गया। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा हाँ भाई शम्स खान क्या हालचाल है? उसने कहा रेडी है, मजे है मेरे तो, तू बता तेरे कैसे हैं? कुतुबुद्दीन शाह का मेरे भी अच्छे हैं, और बता इधर कैसे आया मेरी तरफ? तो उसने कहा मैं मेरी बेटी की शादी करने आया हूं। क्या करने आया हूं? तो शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी कर दी कुतुबुद्दीन शाह से। किससे कर दी? अब जवाई बन गया कुतुबुद्दीन शाह। अब कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा और ससुर जी बताओ देखे क्या हालचाल है? इस बार ससुर जी रोए जोर जोर से। शम्स खान की बेटी कम रोई, शम्स खान ज्यादा रोया विदाई के टाइम। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा क्या क्या हुआ ससुर जी, क्या हुआ? और शम्स खान ने कहा कि मेरे को कुंभा ने पीटा। किसने पीटा? तो कुतुबुद्दीन साहब गुस्सा है, नया नया जमाई बने, ससुर को कोई पीट दे तो गुस्सा तो आए। उसने कहा कुंभा की त्यो औकात? शम्स खान ने कहा पूछो मत, औकात तो भयंकर है, और उसने मुझे पीट दिया और आपको उसका बदला लेना चाहिए। कुतुबुद्दीन खान का पक्का, आप मेरे साथ चलो। तो शम्स खान ने कहा आगे आगे आप रहोगे, मैं पीछे रहूंगा। शम्स खान को डर लगे कि डाकी मारेगा उधर जाते, और उसे कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह है तो ये कुंभा को मार देगा। अब शम्स खान और कुतुबुद्दीन शाह दोनों आए कुंभा पर आक्रमण करने के लिए। कुंभा ने दोनों को पीटा, शम्स खान को और कुतुबुद्दीन शाह को। इस बार दोनों ससुर जवाई एक दूसरे की तरफ देखे नहीं। वो इधर देख के चले, वो इधर देखे थे। ये समाचार मिले मालवा वाले महमूद खिलजी को। किसको मिले? मालवा वाले महमूद खिलजी की कुंभा ने आजकल किसको पीट दिया। तो महमूद खिलजी इससे मिलता है चंपानेर नाम की जगह पे। कहां पर मिलता है? गुजरात में एक जगह पड़ती है चंपानेर, वहां अपना एक बंदा भेजता है वो, और कुतुबुद्दीन शाह से मुलाकात करता है। कुतुबुद्दीन शाह से पूछा भाई हाँ कुतुबुद्दीन शाह क्या हालचाल है? और कुतुबुद्दीन शाह रोया जोर जोर से। उसने कहा यार मेरे को अभी अभी कुंभा ने पीटा है। तो महमूद खिलजी और जोर से रोया, उसने कहा मी टू भाई, मेरे को तो कई साल पहले ही पीट दिया था। तो कहा अब दोनों भाई भाई बदला लेंगे। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलके कुंभा को मारेंगे, और कुंभा को मारने बाद मेवाड़ का कर लेंगे बंटवारा। आधा मेवाड़ रख लेगा गुजरात और आधा मेवाड़ कौन रख लेगा? मालवा। और दोनों ने मिलके कुंभा पर अटैक कर दिया। युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? कौन कौन मिलके आक्रमण कर रहे हैं? गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह और मालवा वाला महमूद खिलजी। कौन से युद्ध में? कुंभा ने दोनों को एक साथ पीटा, महमूद खिलजी को और कुतुबुद्दीन शाह। अच्छा, अब ये लोकेशन ऐसे लोकेशन भाई, ये अपना मेवाड़ मान लो, मेवाड़ के इस साइड में पड़ता है आपका गुजरात, और इस साइड में क्या पड़ता है? माल। अच्छा, इधर अपने मेवाड़ और गुजरात के बीच में एक जगह पड़ती है सिरोही। कौन सी जगह पड़े? और इन दिनों सिरोही में एक राजा था सहसमल देवड़ा। सिरोही का राजा कौन था? याद है 1425 में सिरोही की स्थापना करी से अपनी राजधानी बनाया, पड़ा था। यह सहसमल देवड़ा यहां का राजा बना हुआ। कुंभा इधर साम्राज्य का विस्तार कर रहा, और कुंभा ने कई इलाकों पर कब्जे कर लिए, सिरोही के कई इलाकों पे कब्जे कर लिए। सहसमल देवड़ा बेचारा डरा हुआ कि यार ये कुंभा ठीक आगे बढ़ता हुआ आ रहा है इधर से। तो जब महमूद खिलजी इधर जा रहा था मेवाड़ पर आक्रमण कर, ये सॉरी कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह इधर जब जा रहा था, तो उसने सहसमल देवड़ा से पूछा, सिरोही बीच में आता, इधर से आप जाओगे तो मेवाड़ से और गुजरात के बीच में क्या जाएगा? सिरोही। तो उसने सहसमल देवड़ा को कहा कि सहसमल देवड़ा मैं जा रहा हूं मेवाड़ पर अटैक करने के लिए, तू किसका साथ देगा? बदनौर वाले युद्ध के लिए जब वो जा रहा था महमूद खिलजी के साथ में, जब वो जा रहा था, तो सहसमल देवड़ा ने कहा मैं तेरा साथ दूंगा, क्योंकि सहसमल देवड़ा की किससे नहीं बन रही? कुंभा से। दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त। फिर उसको लगा कि यार कुतुबुद्दीन शाह महमूद खिलजी मिलके अटैक करेंगे तो कुंभा को मार ही देंगे, तो कुंभा का खतरा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? समाप्त। और मैं कुतुबुद्दीन शाह की सहायता करूंगा तो ये मेरा दोस्त बन जाएगा, तो गुजरात की तरफ से भी कोई अटैक नहीं होगा, वरना बीच में कमजोर राज्य होते हैं दोनों मारेंगे। इधर से ये भी अटैक कर सकते हैं, इधर ये भी कर सकते हैं, तो एक को तो दोस्त बना लो और एक को मार दो, ताकि दोनों तरफ से भी आप पे कोई भी खतरा नहीं होगा। तो बदनौर वाले युद्ध में सहसमल देवड़ा ने किसकी सहायता की?
गुजरात वालों। किसकी सहायता की? गुजरात। अब जीत गया कौन? कुंभा। तो कुंभा ने जीतते ही पूछा कि अरे वो गुजरात वाले उधर से आ रहे थे, तो रास्ते में चाय नाश्ता किसने करवाया था रे? पता चला साहब किसने करवाया था। तो इस बार कुंभा ने किसको पीटा? तो कुंभा ने आसपास में जो जो आए थे ना उनको भगा भगा के मारा था। मतलब उस टाइम वीडियो होते ना इनके, तो मजा आ जाता देख के कि कुंभा कैसे लड़ा होगा। हेडिंग डालो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो इस शम्स खान के चक्कर में कईयों की मार पड़ गई। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। कुंभा सपोर्टेड शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। लेकिन थोड़े समय बाद, बट आफ्टर सम डेज, कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है, रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा, तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। लाइन चेंज करके लिखो। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह को हराया। कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। नेक्स्ट हेडिंग डालो, चंपानेर की संधि। गुजरात में जगह पड़ती है चंपानेर। ट्रीटी ऑफ चंपानेर। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। फर्स्ट लिखो तो लिख लो बोले साथ में। क्या करना है तेरे को? नाला थोड़ी मोड़ना है अपने को। लगते होंगे कुछ। होशंग शाह के बाद में दो बंदे लड़े थे आपस में। कौन ऐसा कहता है कि होशंग शाह के पुत्रों का सचित्र वर्णन कीजिए? होशंग शाह के बाद लड़े कौन कौन थे ये याद रखना है। मैंने तो कभी ध्यान दिया नहीं कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप है। महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। चंपानेर की संधि किस किसके बीच में भी? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। महमूद खिलजी कहां का राजा? मालवा। और कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात। अच्छा, क्यों की संधि? तो दोनों कुंभा को हरा के मेवाड़ को आपस में बांटना चाहते। लिख लो संधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। संधि का उद्देश्य कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। उनका भाई मेवाड़ को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, बाद में आधा आधा कर लेंगे। लिखो बदनौर का युद्ध, बैटल ऑफ बदनौर, भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। बैटल ऑफ बदनौर, बदनौर का युद्ध। एक लाइन लिख लो। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराया था। लाइन चेंज करके लिख लो। ये हो गया, अलग से एक लाइन में लिखना। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराया था। ये जितनी बातें कुंभा की पॉलिटिकल बातें है ना, युद्ध संधियां सारी की सारी बातें कैसी है? पॉलिटिकल। कि कुंभा संधियां कर रहा है या कुंभा किसी के साथ क्या कर रहा है? युद्ध। अब लिखो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा। हिस्ट्री में पॉलिटिकल अचीवमेंट तो सब राजाओं की मिलेगी। ये हो सकता है किसी की ज्यादा और किसी की कम हो। भाई जो भी राजा बने उन्होंने युद्ध लड़ा, ये अलग बात हो सकती है। किसी ने युद्ध जीते और किसी ने युद्ध हारे, लड़े तो सबने। पर कल्चरल एक्टिविटी सब राजाओं की नहीं मिलती, या सबकी मिलती तो बाकी थोड़ी थोड़ी मिलती है। कुंभा एक ऐसा राजा हुआ है जिसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट खूब सारी। और अपने हिस्ट्री का आजकल ट्रेंड ही हो गया। मैं आपको पहले दिन से ये बता रहा हूं कि हिस्ट्री ने अब युद्धों के क्वेश्चन पूछने बंद ही कर दिए। मेरा बस चले तो मैं हिस्ट्री में एक युद्ध नहीं लिखाऊं, सिंगल युद्ध नहीं लिखाऊं। कि यार कोई एक आधा सवाल पूछ भी लेंगे, नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पर वही है, अब यदि बच्चों को एकदम ही पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाए तो बच्चे को लगता है मार साहब को कुछ ही नहीं आता। और बच्चे बाद में आगे कह देते हैं कि सर हिस्ट्री नहीं पढ़ाई हमें। अरे पढ़ा तो दी, क्यों नहीं पढ़ाई? नहीं सर, वो वाली नहीं पढ़ाई। कौन सी? ओरिजिनल वाली जो हिस्ट्री है। तो जब आपने हिस्ट्री का मतलब ही युद्ध मान लिया इसलिए अपने युद्ध पढ़ते हैं। बाकी हिस्ट्री का मतलब आजकल कल्चरल हिस्ट्री है। कौन सी हिस्ट्री है? आप राजाओं के बाप दादे पूछते हो, मैं कहता हूं राजाओं के नाम याद नहीं करने। राजाओं के नाम के कितने क्वेश्चन है? सीधे सीधे कोई पिछले पेपर उठा के देखो देखे कि राजाओं के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए। राजाओं के क्वेश्चन भी यदि कोई पूछे हुए तो उस प्रकार के, कौन से राजा ने कौन सा मंदिर बनवाया, कौन से राजा के टाइम में किताब लिखी गई, कौन से विद्वान ने कौन सी किताब किसके टाइम में लिखी, वो जो विद्वान व्यक्ति था उसने किस सब्जेक्ट पर किताब लिखी, और हिस्ट्री किस प्रकार चेंज भी है। इसका मैं एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूं हमेशा। कि 7वीं क्लास की बुक के अंदर एक चैप्टर है कि अरविंद एक दिन अपने स्कूल से घर आया और अरविंद ने आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है,
एनुअल फंक्शन में एक ड्रामा होगा, ड्रामा में मैं राजा बनूंगा, और जब मैं राजा बनूंगा तो मुझे मम्मी राजा के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो मुझे वो चीजें मार्केट से दिलाकर लाइए। मम्मी बड़ी राजी हुई और मम्मी सोचने लगी कि मेरा अरविंद जब राजा बनेगा तो कड़कती हुई मूछें और फड़कती हुई तलवार पे जब मंच पे चलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, जब मैं राजा बनूंगा तब मैं मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? मां सरस्वती बजाती है वीणा, तो इसलिए मम्मी मुझे वीणा ला कर दो। क्या ला कर दो? वीणा। मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम समुद्रगुप्त की कहानी सुनाएंगे। किसकी कहानी सुनाएंगे? समुद्रगुप्त उत्तर भारत में वह राजा हुआ था जिसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को एक साथ हरा दिया था। समुद्रगुप्त वो राजा था जिसने उत्तर पश्चिम प्रांत पर रहने वाले कई जनजातीय समुदायों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। समुद्रगुप्त वह राजा था जिसके सिक्के इंडोनेशिया तक चलने लग गए थे। समुद्रगुप्त वो राजा था जिसके साम्राज्य में नेपाल और असम भी आया करते थे। इतने बड़े दुर्धर्ष राजा के, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक भारत को बींद के रख दिया था, आज दिन तक सबसे अधिक पूछा गया सवाल यह है कि समुद्रगुप्त क्या बजाया करता था। यार तलवारें तो सबने चलाई है, ऐसा कौन राजा हुआ जिसने तलवारें नहीं चलाई? पर इन तलवारों की टंकारों के बीच में कोई वीणा की झनकार बजाया करता था, ऐसा कोई आदमी हुआ था, तो वो कौन हुआ था? सबसे अधिक उसके बारे में पूछा गया सवाल। किसी ने नहीं पूछा उसने कौन कौन से राजाओं को हराया था, वो बजाया क्या करता था? वीणा। वैसी की वैसी कल्चरल अचीवमेंट यदि हमारे किसी राजा के, तो वो राजा कौन था? हर क्षेत्र में, स्थापत्य कला में, चित्रकला में, संगीत में, साहित्य में, दरबारी विद्वानों में, हर क्षेत्र में नाम था। तो अपने पहले लिखो स्थापत्य कला। स्थापत्य कला एक लाइन लिखो। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि कुंभा ने सारंगपुर वाला युद्ध जीता और इस जीत के याद में चित्तौड़ के किले में क्या बनवाया था? विजय। तो पहले वही पढ़ ले, विजय स्तंभ। एक नंबर लगा के लिखो विजय स्तंभ। विक्ट्री टावर, इंग्लिश में विक्ट्री टावर लिख लेना आपने। विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। अच्छा, इसका नाम विजय स्तंभ क्यों? मैं पूछूं इसे विजय स्तंभ क्यों कहते हैं? विजय के बाद बनाया गया था इसलिए क्या कहते हैं? अच्छा, कोई आदमी जीतता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती है कम होती? बढ़ती। लोकप्रियता के लिए अपने पास में एक शब्द और होता है, कीर्ति। क्या होता है? तो इसका एक नाम और पड़ा, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? सुनना एक बार, थोड़ी सी बातें बाद में लिख लेना आप। कीर्ति टावर कर दो या कीर्ति स्तंभ कर दो। ये भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया। किसको डेडिकेट किया गया? तो इसलिए इसका एक नाम और है विष्णु ध्वज। तो कोई पूछेगा भाई किसको डेडिकेट किया गया था, तो किसको डेडिकेट किया गया? विष्णु भगवान को। इसलिए क्या बोलने लगे इसको? विष्णु ध्वज कर दो या विष्णु फ्लैग कर दो। इसमें एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु का वाहन क्या माना जाता है? तो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु है, इसलिए इसी का एक नाम और पड़ गया, गरुड़ ध्वज। क्या नाम पड़ गया? तो किसको समर्पित है ये बताओ देखे? भगवान विष्णु को। इसलिए क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे इसलिए। जीत के बाद बनाया गया था इसलिए विजय स्तंभ, और जीत के बाद बनाया गया इसलिए दो नाम है। क्या क्या नाम है? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। भगवान विष्णु को डेडिकेट इसलिए दो नाम, विष्णु ध्वज और गरुड़। मैंने अभी बताया कि भगवान विष्णु की मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु किस पर बैठे हुए? गरुड़ पर। तो इसमें खूब सारी मूर्तियां हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी मूर्तियों का म्यूजियम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मूर्तियों का। और म्यूजियम को अपने हिंदी में बोलते हैं अजायब घर। क्या बोलते हैं? तो इसका एक नाम क्या हो गया? मूर्तियों का। ये मूर्तियों का म्यूजियम है, जैसे मूर्तियों का अजायब घर। अब किसी ने कहा भाई कौन सी मूर्ति का? भारत में जितने प्रकार की मूर्ति होती है वो सारी मूर्तियां हैं, इसलिए हमने इसको कहना शुरू कर दिया कि ये भारतीय मूर्ति कला का एनसाइक्लोपीडिया है। भारतीय मूर्ति कला का क्या है? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया को अपने हिंदी में कहते हैं विश्वकोश। क्या कहते हैं? विश्वकोश। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। तो ये जीत के बाद बनाया गया इसलिए दो नाम क्या क्या इसके बताओ देखे? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज। मूर्तियां मूर्तियां इसलिए मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। लिखो अन्य नाम और सारे उतार लो। अन्य नाम, अदर नेम क्या क्या है इसके? तो जीत के बाद बनाया गया इसलिए दो नाम है इसके, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया इसलिए नाम क्या क्या है इसके? विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज। मूर्तियां मूर्तियां रखी हुई इसलिए नाम क्या है? मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश।
122 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा है? लिखो ऊंचाई 122 फीट, हाइट 122 फीट, चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो 30 फीट है। हाइट, ऊंचाई तो कितनी है? 122 और चौड़ाई कितनी है? 23। 9 मंजिल है इसमें। कितनी मंजिल है? लिखो यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट्स ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट्स ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। 9 मंजिल की इमारत। अब मैंने अभी बताया कि इसको क्या कहते हैं? मूर्तियां। मूर्तियां इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का। पर इसकी जो 8वीं मंजिल है उसमें कोई मूर्ति नहीं। कौन सी मंजिल में मूर्तियां नहीं? लिख लो 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो आइडल एट 8th फ्लोर। इसकी जो 5वीं मंजिल है ना, उसमें वास्तुकारों के नाम है। किसके नाम है? वास्तुकार जानते हो? मिस्त्री, जो इसके मिस्त्री हैं उनके नाम, और नाम नहीं है, उनकी मूर्तियां हैं। ये 4 बाप बेटे थे। पिताजी का नाम था जेता। क्या नाम था? और उनके बेटों के नाम थे पुंजा, पोमा और नापा। क्या क्या नाम थे बताओ देखे? पुंजा, पोमा और नापा। सुनना पहले, बातें बाद में लिखना। कि चित्तौड़ किले में जो विजय स्तंभ बना हुआ, उस विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन कौन थे? नाम बताओ देखे? जेता, पुंजा, पोमा और इनके नाम और इनकी मूर्तियां कौन से मंजिल के अंदर है? तो 5वीं मंजिल में किसके नाम दिए गए? वास्तुकार, मतलब मिस्त्रियों के नाम है। कौन कौन मिस्त्री हैं इसके? जेता, पुंजा, पोमा और लिखो नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स आर एनग्रेव्ड एट 5th फ्लोर। आर एनग्रेव्ड एट 5th फ्लोर। 5वीं मंजिल पर वास्तुकारों के नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम बताओ देखे? जेता, पुंजा, पोमा और नापा नाम है उनके। इसकी जो 3री मंजिल है, कौन सी मंजिल? उसमें एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? 9 बार। कितनी बार? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? लिखो एक बार। हाँ, नापा, नापा, नापा। मैंने गलती से लिख दी, नापा। नापा लिख लेना। देखो इसकी 3री मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। इसकी 3री मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। 9 बार अल्लाह 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 कर कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार। कौन सी भाषा में? अब ये नहीं पता ये कुंभा के टाइम में लिख दिया गया या बाद में किसी ने लिखवा दिया। फिर एक बड़ा सवाल है, लिखा हुआ ही क्यों है इस प्रकार का? तो 2-3 बातें की जाती। एक तो बात एक हो सकता है कोई मिस्त्री मुस्लिम रहा हो और उसने यहां पर इस प्रकार लिख दिया और फिर राजा ने मिटवाया नहीं। राजा ने कहा पड़ा रहने दो यार, कोई बात नहीं, भगवान का नाम ही तो है। फिर एक इतिहासकार एक बड़ा जो लॉजिक जो देते हैं वो ये देते हैं कि ऐसी कई हिंदू बिल्डिंग मिलेगी जिनके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ नहीं, कई मंदिरों तक के अंदर अल्लाह लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्यों लिखवाते थे? ये लिखवाने के पीछे उद्देश्य था कि कभी यदि कोई बड़ा मुस्लिम अटैक हो तो अल्लाह नाम देके तोड़े नहीं। वरना भाई जहां मूर्तियां देखते थे, जहां मंदिर देखते थे, उन सारी बिल्डिंगों क्या कर दिया करते? तोड़ दिया करते। कम से कम अल्लाह नाम देखेंगे, तोड़ेंगे तो नहीं। ये नाम देख के यदि बिल्डिंग बच जाए तो बड़ी बात है। पर विजय स्तंभ को तो इतना ढंग से तोड़ा हुआ है जिसकी हद नहीं। बाहर वाली मूर्तियों में से एक मूर्ति नहीं छोड़ी हुई। छोटी 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 मूर्तियां, उन पे भी ऐसे लगता है जैसे कोई छेनी हथौड़ा लेके लगाया और एक एक मूर्ति को तोड़ने में पूरा काम लगाया हो। पर अपने इतना याद करना है भाई क्या लिखा हुआ उसके अंदर? अल्लाह शब्द। कौन सी मंजिल में? 3री में। कितनी बार? कौन सी भाषा में? अरबी भाषा। कोई महल माड़ी या कुछ भी बनवाते तो उनके बाहर क्या लगवाते? प्रशस्तियां। तो इसका एक नाम कीर्ति स्तंभ है, इसलिए इसकी प्रशस्ति का नाम क्या हो गया? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। तो इसकी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसकी जो प्रशस्ति है, क्या नाम है उसका? है ना भाई, कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, विजय स्तंभ का एक नाम और है कीर्ति स्तंभ। तो प्रशस्ति का नाम क्या हो गया? कीर्ति स्तंभ। 2 बाप बेटों ने मिलकर लिखी थी। पिताजी का नाम था अत्रि भट्ट। पिताजी का नाम क्या था? और बेटे का नाम था आलिया भट्ट के पापा। क्या नाम था? महेश। अच्छा, मैंने बताया था प्रशस्ति का मतलब होता है जिसमें राजाओं की तारीफें होती। कौन बनवा रहा है ये पिलर? कुंभा। तो तारीफें भी किसकी होगी? कुंभा की। तो इसके अंदर ये बताया हुआ कि कुंभा कहां कहां जीत के आया था। तो कुंभा के विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन कौन कौन से? इससे हमें पता चलता है कुंभा ने किताबें कौन कौन सी लिखी थी। तो कुंभा का साहित्य। इससे हमें पता चलता है कि कुंभा ने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन कौन है? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या क्या जानकारी देती है? कुंभा के विजय अभियान, कुंभा का साहित्य और कुंभा की इस प्रशस्ति से दिस यूलोजी कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री कैंपेन्स, लिटरेचर एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। विक्ट्री कैंपेन्स, लिटरेचर एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। कौन बनवा के गया है विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ?
कुंभा कुंभा बनवा के चला गया। फिर एक बार ऊपर बिजली गिर गई इसके, तो ऊपर दरारें आ गई, ऊपर वाली मंजिल में टूट फूट हो गई। तो आगे चल के मेवाड़ में एक राणा जी बने थे, स्वरूप सिंह। कौन बने थे? तो स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रिकंस्ट्रक्टेड इट या रिबिल्ट इट? महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रिबिल्ट इट। तो पहले जब एक बार टूटा था तब तो वापस किसने बनवाया था? स्वरूप। अभी कोरोना में वापस टूट गया था, कोरोना में वापस बिजली गिर गई थी, तो इस बार इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया महाराणा अशोक गहलोत ने। अब तो महाराणा जी यही है, तो इन्होंने करवा दिया। अच्छा, टोड इस बिल्डिंग को देखता है, जेम्स टोड इस बिल्डिंग को देखता है, तो जेम्स टोड कहता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये दिल्ली का कुतुब मीनार है। क्या है? दिल्ली का। तो टोड इसकी तुलना किसके साथ करता है? कुतुब मीनार के साथ करता है। यार ऐसी कैसी बिल्डिंग दिल्ली में है, दिल्ली वाली क्या है? कुतुब। वही पिलर है, ये भी पिलर है। एक इतिहासकार और हुआ फर्ग्यूसन। कौन इतिहासकार हुआ? वो कहता है, यार मैं तो जब इस बिल्डिंग को देखता हूं मुझे लगता है रोम का टार्जन टावर है। रोम का कौन सा टावर है? इटली में रोम है, और रोम में कोई टार्जन टावर है। तो फर्ग्यूसन इसकी तुलना किसके साथ कर देता है? रोम के टार्जन टावर। टोड तो किससे करता है? कुतुब मीनार। और फर्ग्यूसन किससे करता है? रोम के टार्जन। अपना देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद राजस्थान का भारत में क्या कर दिया गया? विलय। 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949 विजय स्तंभ पे डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ पे क्या जारी किया गया? अब डाक टिकट जारी करना कोई बड़ी बात नहीं। भारत में अलग अलग लोगों पे डाक टिकट जारी हो रखे। आप हर बार सुनेंगे कि महात्मा गांधी पे डाक टिकट जारी हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर पे हुआ, लाल किले पे हुआ, ताजमहल पे हुआ, किसी पे भी डाक टिकट जारी कर देते हैं। लेकिन राजस्थान की पहली बिल्डिंग जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, वो बिल्डिंग कौन सी थी? विजय स्तंभ। 1 रुपए का डाक टिकट था, 1949 में जारी कर दिया। अपने को न तो सन याद रखना है, ना उसका रुपया याद रखना है, इतना याद रखना कि पहली बिल्डिंग कौन सी इस पर डाक टिकट जारी हुआ था, वो कौन सी है? क्या जारी किया गया? आज यदि आप देखेंगे तो अपने जितने पुलिस वाले भाई बंधु है, उन सबके यहाँ पे विजय स्तंभ बना हुआ है। आप राजस्थान बोर्ड की कोई किताब उठा के देख लो, उन सब पे क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ लोगो है किस किस का? राजस्थान पुलिस का और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। लिखो प्रतीक चिन्ह लोगो कि किस किस का प्रतीक चिन्ह है। लोगो लिख लो, प्रतीक चिन्ह, एम्बलम दोनों लिखो। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इंग्लिश में लिखना राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक आजादी का जब आंदोलन चल रहा था अपने यहां पर, तब अपने महाराष्ट्र में एक संगठन बना था, अभिनव भारत। कौन सा संगठन बना था? अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब क्या होता है? तो नया भारत बनाएंगे हम, जो अंग्रेजों को अंग्रेजों की भाषा के अंदर जवाब देगा। ऐसा एक संगठन बना था। उस संगठन का नाम क्या था? क्रांतिकारी संगठन था, अभिनव भारत। इस अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी किसको बनाया गया? विजय स्तंभ। ये बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का एक संगठन है और उसका प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया था? अपना विजय स्तंभ। तो 3 नंबर लिख लो, अभिनव भारत। अभिनव भारत क्या है प्रतीक चिन्ह? हम आगे पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे हम। ये अभिनव भारत जो था, ये एक अपने क्रांतिकारी वे भारत के वीर सावरकर, कौन हुए थे? उनका संगठन था। तो कोष्टक में लिख लो, वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर, रिवोल्यूशन करेंगे हम। वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन क्या नाम था? अभिनव भारत। ऐसा कहते हैं कि अभिनव भारत का जो ऑफिस था, अभिनव भारत महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता नासिक। कौन सा शहर था? नासिक का एक वो संगठन था। और अभिनव भारत का जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जो ऑफिस बना हुआ था, उस ऑफिस में चित्र बना हुआ था विजय स्तंभ का। जैसे मान लो मैं अभिनव भारत का मेंबर बनना चाहता हूं, तो मैं गया कि साहब मुझे मेंबर बनाओ, फॉर्म भर, नाम पता लिख। फिर वो फॉर्म भरवाया, फिर मेरे को उस चित्र के सामने लेके जाते, विजय स्तंभ के चित्र के सामने लेके जाते, और कहते कसम खा कि जिस प्रकार कुंभा ने विदेशियों से अपने मेवाड़ की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम भारतीय मिलकर अंग्रेजों से हमारे देश की क्या करेंगे? रक्षा। तो विजय स्तंभ तेरे सामने रहना चाहिए कि कुंभा ने विदेशियों की रक्षा के बाद क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। वैसे हम भी एक दिन क्या प्राप्त करेंगे? विजय प्राप्त करेंगे। तो अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी क्या था? तो किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ देखे? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और सुनो एक बात सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये कौन सी बिल्डिंग पढ़ रहे हैं? कौन सी पढ़ रहे हैं? विजय स्तंभ नाम की एक बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। क्या नाम बिल्डिंग का? विजय स्तंभ। कितने मंजिल की है? 9 मंजिल की।
9 मंजिल की एक बिल्डिंग है। इसी का हम एक नाम और बता रहे हैं, कीर्ति स्तंभ। क्या नाम बता रहे हैं इसका? कीर्ति स्तंभ। किसने बनवाई? कुंभा ने। किसको डेडिकेट की गई? विष्णु को। किसको डेडिकेट की गई? मतलब चित्तौड़ के किले में एक टावर बना हुआ है, जिस टावर का नाम क्या है? विजय स्तंभ। कितने मंजिल का? एक नाम और। किसने बनवाया? किसको डेडिकेट किया? भगवान विष्णु। इसी चित्तौड़ के किले में एक टावर और है। ऐसा कैसा एक टावर और है? उसका नाम भी है कीर्ति स्तंभ। उसका नाम भी क्या है? चित्तौड़ के किले में 2 कीर्ति स्तंभ है। एक कीर्ति स्तंभ जिसको हम विजय स्तंभ भी कहते हैं, कुंभा ने बनवाया था, 9 मंजिल का। किसको डेडिकेट है? विष्णु। एक कीर्ति स्तंभ और है जो 7 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? कुंभा वाला बना है 15वीं शताब्दी में। कुंभा वाला कब बना है? 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, उसके बाद बना है। तो 1400 समथिंग में कुछ बना, तो कौन शताब्दी होगी? 15वीं। ये वाला बन गया था 12वीं शताब्दी में, मतलब कुंभा वाले से 300 साल पहले। कब बन गया था? एक राजा था, उसके शासनकाल में बना। राजा का नाम था कुमार सिंह। राजा का नाम क्या था? कुमार सिंह के टाइम में। पर कुमार सिंह ने नहीं बनवाया, राजा ने नहीं बनवाया। उस राजा के टाइम में एक जैन था, सेठ था, वो जैन, उसने बनवाया था। और सेठ का नाम था जीजा साहब बघेरवाल। क्या नाम था सेठ का? कौन से धर्म का है सेठ? जैन। जैन एक सेठ है। जैनों के जो पहले भगवान होते हैं उनका नाम है आदिनाथ। कई बार बात कर चुके अपने। ये आदिनाथ जी को डेडिकेट किया गया, इसलिए इसका नाम है आदिनाथ स्तंभ। क्या नाम है? चित्तौड़ के किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? 2। एक कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का? 9। दूसरे वाला कितने का? एक किसने बनवाया? दूसरे वाला किसने बनवाया? जीजासा बघेरवाल। ये किसको डेडिकेट है? ये किसको डेडिकेट है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हेडिंग डालो नीचे, एक और लिखो, कीर्ति स्तंभ। अलग से हेडिंग डालो, लाइन छोड़ के लिखना। और लिखो, चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। लाइन छोड़ के लिखना। 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहब बघेरवाल बिल्ट इट। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ, अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ टावर। बॉक्स में बंद करो इसको अलग से। कुंभा से कोई लेना देना नहीं, केवल इसलिए लिखवाया गया था कि आप कंफ्यूज नहीं हो। चित्तौड़ के किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? 2। एक कीर्ति स्तंभ का एक और नाम क्या अपना? विजय स्तंभ। कितने मंजिल का है? 9। किसने बनवाया? कुंभा। किसको डेडिकेट है? विष्णु। एक और कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का है? 7। कौन से शताब्दी में, कौन से राजा के टाइम में, किसने बनवाया, किसको समर्पित है? इसलिए क्या कहा जाता है?